हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलू अग्रवाल आपकी विज्ञान शिक्षिका। आज फिर हम एक नए अध्याय धातु एवं अधातु की तैयारी करेंगे। ब्लूप्रिंट के अनुसार इस पाठ से 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं 2 अंक का एक प्रश्न आएगा। सबसे पहले हम देखेंगे सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रायः धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? प्रश्न फिर से सुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रायः धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? ऑप्शन पहला विद्युत संचालन, दूसरा ध्वनिक प्रकृति, चमकहीनता, तन्यता। देखिए नहीं पूछा है। विद्युत संचालन ये पाया जाता है, धातु में विद्युत की सुचालक होती हैं। ध्वनिक प्रकृति उनमें आवाज होती है गिरने पर, ये भी पाया जाता है। तन्यता धातुओं को खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं, ये भी गुण पाया जाता है। चमकहीनता ये गुण धातुओं में नहीं पाया जाता, अर्थात धातु में चमकदार होती है। तो आंसर होगा इसका सी, चमकहीनता। सेकंड क्वेश्चन है आपका, वायु में अधिक समय तक खुला छोड़े जाने पर चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती हैं। यह निम्नलिखित बनने के कारण होता है। यह निम्नलिखित बनने के कारण होता है। ऑप्शन ए है सिल्वर नाइट्रेट, ब है सिल्वर ऑक्साइड, स है सिल्वर सल्फाइड और द है आपका सिल्वर सल्फाइड। तो इसका आंसर होगा सिल्वर सल्फाइड। ड और ट में कंफ्यूजन है, ये आपको ध्यान रखना है, कहीं धोखे से ऑप्शन सिल्वर सल्फाइड ना टिक हो जाए। सिल्वर सल्फाइड। थर्ड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु में चमक होती है? देखिए पूछ रहा है कौन सी अधातु है जिसमें चमक होती है। सामान्यतः हम पढ़ते हैं कि अधातुएं जो होती है उनमें चमक नहीं होती, लेकिन ऐसी अधातु पूछ रहा है जिसमें चमक होती है। ऑप्शन आ है सल्फर, ब है ऑक्सीजन, स है नाइट्रोजन और द है आयोडीन। तो इसका आंसर होगा आयोडीन। आयोडीन में चमक होती है। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? उभयधर्मी ऑक्साइड अर्थात अम्लीय ऑक्साइड भी बनाएगी और क्षारीय भी। ऑप्शन है सोडियम, ब है कैल्शियम, स है एल्यूमिनियम और द है कॉपर। आंसर होगा इसका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है वह उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है और जिंक धातु भी उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में पारद अवयव होता है? ऑप्शन आ है पीतल, ब है कॉपर, स है अमलगम और द है स्टील। आंसर होगा पारद अवयव जिसका होता है वो है अमलगम। क्या होगा इसका आंसर? अमलगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव होती है? कौन सी अधातु जो है वो द्रव होती है? ऑप्शन आ है फ्लोरीन, ब है फास्फोरस, स है ब्रोमीन और द नंबर है आपका आयोडीन। आंसर होगा इसका स नंबर ब्रोमीन। 7 नंबर प्रश्न है, जब जल धातु के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? जल किसके साथ क्रिया कर रहा है? धातु के साथ क्रिया करता है, तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? आ नंबर ऑक्सीजन, ब नंबर हाइड्रोजन, स नंबर नाइट्रोजन और द नंबर है सल्फर डाई ऑक्साइड। तो इसका आंसर है धातुएं जब जल से क्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है। आंसर होगा ब हाइड्रोजन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं? किस धातु को छोड़कर, एक्सेप्शन है, अपवाद है, किसको छोड़कर? जबकि धातुओं का गुण क्या होता है कि वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन पारा, पारा एक ऐसी धातु है, पारा या इसी का नाम है एक मरकरी। पारा या इसी का दूसरा नाम है मरकरी। ये एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। आपने देखा होगा डॉक्टरी थर्मामीटर में भी इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धातुओं के नाम लिखिए जो ठंडे जल के साथ तेजी से क्रिया करती हैं, अर्थात अत्यंत क्रियाशील होती हैं। तो इसका आंसर होगा सोडियम
आपने सुना होगा कि सोडियम इतना अधिक क्रियाशील होता है तो उसे मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। और सोडियम और इसी की एक और धातु होगी पोटेशियम, ये अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं, सोडियम और पोटेशियम। थर्ड नंबर है एक्वारेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण किस अनुपात में होता है? हमने आपको क्लास में भी बार बार बताया है, एक्वारेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 भाग और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग उपस्थित होता है, जिसे हम कहते हैं एक्वारेजिया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 भाग और सांद्र नाइट्रिक अम्ल 1 भाग। और ये एक्वारेजिया इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि जो सोना, चांदी और प्लेटिनम तक की धातुओं को अपने अंदर गला सकता है। चौथा प्रश्न है आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च क्यों होता है? देखिए, जो आयनिक यौगिक होते हैं ये इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से इनके मध्य जो बंध जो बनता है वो बहुत ही मजबूत होता है, बहुत ही प्रबल आकर्षण बल होता है, जिसके कारण इनके गलनांक एवं क्वथनांक जो होते हैं वो उच्च होते हैं। पांचवा है अमलगम किसे कहते हैं? अमलगम अभी आपने ऊपर पढ़ा कि जिन धातुओं जिसका अवयव पारा हो, तो जब किसी मिश्र धातु के निर्माण में एक धातु जो होगी वो पारा या आजकल पारद कहते हैं, पारद हो या इसी को कहते हैं मरकरी हो, तो ऐसी मिश्र धातु जिसके निर्माण में एक धातु क्या हो, पारद हो या मरकरी हो, तो वह मिश्र धातु अमलगम कहलाती है। ये इसका आंसर है, अमलगम कहलाती है। 6th क्वेश्चन है यशद लेपन किसे कहते हैं? देखिए, यशद लेपन जो है लोहे को जंग से बचाने के लिए, किसको बचाना है? लोहे को जंग से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए लोहा यदि खुला रहेगा तो वो वायु की नमी से क्रिया करके एक भूरे रंग की परत बना लेता है, जिससे आप कहते हैं वो जंग। लोहे तो इसे जंग से बचाने के लिए इस पर जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है। किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है, क्योंकि जिंक जो है वो लोहे से कम क्रियाशील है। तो जिंक धातु की परत चढ़ाने से इसे जंग लगने से बचाया जा सकता है, अतः इसे कहते हैं यशद लेपन। तो आप क्या कहेंगे? लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ता, इसी को बोलते हैं जस्ता, इसी को बोलते हैं जिंक, इसका संकेत है Zn की परत चढ़ाना ही यशद लेपन कहलाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मिश्र धातु खाली स्थान का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए होता है। मिश्र धातु सोल्डर किसका उपयोग होता है? सोल्डर जो कि तांबा और टिन की मिश्र धातु है, इसका उपयोग तारों की परस्पर वेल्डिंग में होता है। सेकंड क्वेश्चन है आपका लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे कहते हैं, देखिए भूरे रंग की जो परत है ये आयरन, लोहे का संकेत होता है Fe, आयरन के ऑक्साइड की परत होती है। तो यहाँ खाली स्थान में आपका आएगा आयरन ऑक्साइड। क्या आएगा? आयरन ऑक्साइड। जो भूरे रंग की परत है वो है आयरन ऑक्साइड। थर्ड नंबर है कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे उसकी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है एवं हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ होता है यह हरा पदार्थ होता है कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट का, और इसका सूत्र होता है CuCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को खाली स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र धातु। दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण मतलब जिन धातुओं का जो धातुएं मिक्स हो उन्हें हम अलग अलग पहचान ना सकें। पांचवा वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है को कहते हैं, को
सक्रियता श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। नेक्स्ट है सही जोड़ी मिलाइए। सभी धातुएं सभी धातुएं धातु ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। एनोडीकरण एनोडीकरण की क्रिया जो होती है वो होती है एल्यूमिनियम में। एनोडीकरण जो है ये एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की जो परत होती है, वो जो चढ़ी परत है, उसे और मोटा करने की प्रक्रिया होती है। सोडियम सोडियम जो है ये बहुत क्रियाशील धातु है, इसलिए इसे किस में रखते हैं? मिट्टी की तेल या केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। कार्बन अधातु कार्बन जो है ये अपरूपता प्रदर्शित करता है। धातु धातुएं जो हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं। तो फिर से देखेंगे, सभी धातुएं धातु ऑक्साइड का निर्माण, एनोडीकरण, एल्यूमिनियम, सोडियम सोडियम मिट्टी का तेल, कार्बन अधातु, अपरूपता, धातु, विद्युत का चालक। नेक्स्ट हम देखते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न है, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में दो अंतर लिखिए। रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर, तो भौतिक गुणधर्मों के आधार पर भी हम पढ़ चुके हैं। रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर हम कह सकते हैं धातु और अधातु में अंतर, कि धातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाती हैं, जबकि अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाती हैं। पहला अंतर क्या हो गया? धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाती हैं, जबकि अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाती है। सेकंड, दूसरा अंतर होगा धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं। क्या? ऑक्साइड ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन से जब क्रिया इनकी होगी ऑक्साइड बनेगा, तो धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो दो अंतर हो गया, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती हैं, अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं। धातुओं के ऑक्साइड धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, जबकि अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, संक्षारण किसे कहते हैं? लोहे को जंग से बचाने के दो उपाय लिखिए। अभी हम परीक्षा के लिए प्रश्न बैंक के क्वेश्चन देख रहे हैं, इनकी डिटेल में आपको जानकारी चाहिए तो हमारे आप डिटेल वाले वीडियो देख सकते हैं। संक्षारण धातुओं को वायु में खुला छोड़ने पर धातुओं को वायु में खुला छोड़ने पर वे वायु से उसकी नमी से क्रिया करके क्षयित होने लगती हैं, अपक्षयित होने लगती हैं, जिसे संक्षारण कहते हैं। जैसे आपने लोहे को खुला देखा होगा, कुछ समय पश्चात लोहे में जब पानी पड़ता है, वायु से क्रिया होती है, तो उसके ऊपर एक भूरे रंग की परत जमने लगती है और धीरे धीरे वहां से लोहा क्या होता है? खत्म हो जाता है, लोहे का क्षय हो जाता है, और इसे ही कहते हैं संक्षारण। लोहे को जंग से बचाने के दो उपाय लिखिए। पहला है लोहे को जंग से बचाने के लिए यशद लेपन। अभी अपन ने देखा था यशद लेपन, लोहे के ऊपर जस्ते की परत को चढ़ाना। और दूसरा, या अपन उसकी पेंटिंग कर दें, उसमें वार्निश लगा दें, ग्रीसिंग कर दें। तो पहला है लोहे को जंग से बचाने के लिए यशद लेपन। पहले हमने देख चुका है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक धातु की पतली परत चढ़ाना ही यशद लेपन कहलाता है। पेंटिंग, इस क्रिया में लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की वस्तु के ऊपर पेंटिंग या वार्निश पोत दिया जाता है। थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। तो हम कहेंगे वे ऑक्साइड जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करें, अर्थात अम्ल एवं क्षारक दोनों से अभिक्रिया कर लवण प्रदान करते हैं,
उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अब इसमें पूछा है दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के नाम लिखिए। तो दो उभयधर्मी ऑक्साइड में आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। पहला क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सूत्र होगा Al2O3। और दूसरा हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, इसका कारण लिखिए। तो गर्म जल का टैंक बनाने के लिए तांबे का उपयोग होता है क्योंकि जो तांबा है वह ऊष्मा का सुचालक है, जबकि इस्पात जो है वो लोहे की मिश्र धातु है और ऊष्मा की इतनी अच्छी चालक नहीं होती। साथ ही कॉपर जो है वो जल या भाप से अभिक्रिया नहीं करता, जबकि इस्पात जो है वो जल से अभिक्रिया करता है और इसमें जंग भी लग सकती है। यही कारण है कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है। एक तो इसका सुचालक होना, तो पानी गर्म होगा, और दूसरी बात यह है जो पानी से क्रिया करके इसमें जंग नहीं लगती, जबकि इस्पात में जंग लग जाएगी। फिफ्थ क्वेश्चन है, भौतिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर लिखिए। देखिए अभी अपन ने यहाँ पर देखा था रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। ये आपको जरूर परीक्षा में ध्यान देना है कि अंतर जो है वो रासायनिक के हिसाब से पूछ रहा है कि भौतिक गुणधर्मों के आधार पर पूछ रहा है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि धातुओं में उनकी धात्विक चमक होती है, जबकि अधातुओं में चमक नहीं होती। धातुओं की जो अवस्था होती है वो ठोस होती है, लेकिन पारा जो है इसका अपवाद है। अधातुओं की अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस तीनों होती हैं। एनोडीकरण किस प्रकार एल्यूमिनियम को संक्षारण से बचाता है? सिक्स क्वेश्चन है आपका, एनोडीकरण किस प्रकार एल्यूमिनियम को संक्षारण से बचाता है? आप कहेंगे जो एनोडीकरण है वह एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया है। एल्यूमिनियम के ऊपर उसके ऑक्साइड की परत को मोटी करना। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। यह परत संक्षारण से इसे बचाती है। इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से सुरक्षित किया जा सकता है। तो एनोडीकरण जो है इसी प्रकार, एनोडीकरण क्या हुआ फिर से देखिए कि एल्यूमिनियम के ऊपर उसके ऑक्साइड की जो परत है उसे और मोटा करना, जिससे वायु की ऑक्सीजन जो वायु खुली वायु है, नमी है, उससे उसका संपर्क टूट जाता है। इस क्रिया में एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को, एल्यूमिनियम की जिसका हमें एनोडीकरण करना है उसकी साफ वस्तु को लेकर एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका सूत्र है H2SO4, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित जो ऑक्सीजन होगी वह एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की परत को मोटा बना देगी, और इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंग कर एल्यूमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। अभी हमने थर्ड नंबर क्वेश्चन में इसी को देखा था। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। यही एक बार और बता देते हैं आपको कि ऐसे ऑक्साइड जिसमें अम्ल और क्षार दोनों के गुण पाए जाते हैं, अर्थात अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करके लवण प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, जैसे Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वारेजिया किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे एक नंबर ऑब्जेक्टिव में आ सकता है या अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में HCl और HNO3 का अनुपात पूछा गया था इसमें। तो आप बोलेंगे एक्वारेजिया सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3। HNO3 कौन सा अम्ल है? नाइट्रिक अम्ल का 3:1 में बना ताजा मिश्रण होता है। इस मिश्रण का उपयोग सोने तथा प्लेटिनम को गलाने के लिए किया जाता है। यह एक भभकता हुआ प्रबल संक्षारक द्रव होता है। कई बार आपने देखा होगा बहरूपिया आते हैं, कहते हैं लाओ बहन आपके हम सोने चांदी के गहने जेवर साफ कर देंगे, और वो अपने इस पानी में एक्वारेजिया में डालकर उसे साफ करने के साथ साथ हमारे सोने और चांदी को भी घोल लेते हैं, और हमें ऐसा लगता है हमारे जेवर साफ हो गए, जबकि उनका वजन भी कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी
किसे कहते हैं? सक्रियता श्रेणी एक प्रकार की सूची है जिसमें धातुओं को, किसको? धातुओं को, धातुएं जो हमारी मेटल हैं, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। आप कहेंगे सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रियाशील धातु को तनु सल्फ्यूर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? अभिक्रियाशील धातु को तनु सल्फ्यूर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालने से कौन सी गैस निकलती है? तो अभिक्रियाशील धातु कोई भी होगी, उसकी क्रिया यदि हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया अभिक्रियाशील धातु, आपकी ले ली हमने आयरन। आयरन की क्रिया हमने कराई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो ये बनेगा आयरन का क्लोराइड प्लस आयरन का क्लोराइड बनने के बाद निकलेगी इसमें हाइड्रोजन गैस। इसको बैलेंस करिए, यहाँ थ्राइस लिख दीजिए। थ्राइस लिखने में FeCl3, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। 6 करें हम, यहाँ पर ये हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा ये 2, यहाँ हो जाएगा 3, और यहाँ पर जो आपको 3 दूनी 6, ये आपका ट्वाइस Fe, ये बैलेंस हो गया है ना। देखिए Fe के 2 परमाणु यहाँ, यहाँ पर 2, हाइड्रोजन 6, 3 दूनी 6 और 6 क्लोरीन है, तो ये 3 दूनी 6 क्लोरीन। तो आपने देखा जब अभिक्रियाशील धातु को हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। आयरन के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की रासायनिक, ये तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ थी, अब हमें लिखना है आयरन के साथ Fe प्लस H2SO4 Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3H2 गैस, यहाँ हो जाएगा ट्वाइस Fe और ये हो जाएगा 3H2SO4। देखिए समीकरण बैलेंस है। तो ये हो गई आपकी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रासायनिक क्रिया। तो ये थे आपका 3rd चैप्टर, जिसकी तैयारी आपको इस वीडियो के हिसाब से करना है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी को नमस्कार। हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीलू अग्रवाल, आपकी विज्ञान शिक्षिका। उनका बेटा